हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। होपफुली हमने 3 दिन तक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे थे वीडियो के बारे में। नाउ पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, पर स्फेरिकल मिरर के हर एक पोर्शन को हमने कवर किया था। उस पोर्शन के बारे में थोड़ी सी और स्टडी हम आगे करने वाले हैं। ये वीडियो आज थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर होगी, लेकिन इसमें मैं आपको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमें इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना है। तो ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या क्या बताया था, मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे एक मिरर दिखाऊँ, ये आप देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है दोस्तों। क्या खासियत होती है? कॉनकेव मिरर दोस्तों लाइट रेस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लाइट रेस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं कॉनकेव मिरर्स। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो लाइट को बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट डाइवर्ज होती है। आपको मैं एक और चीज़ सिखा दूँ जो आपको आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी और आप कहोगे कि आपने नहीं सिखाया। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप जब भी मिरर के रे डायग्राम बनाओगे, जैसे रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सिलेबस के अंदर। रे डायग्राम एग्ज़ाम में भी आते हैं, पूछते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको रेज़ जब भी आपको कोई भी लेके आनी है तो उसमें एक एरो ज़रूर बनाना। ये सब रेज़ आ रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, ये सब रेज़ आ रही हैं। देखिए। और आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ गौर करवाऊँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये सारी रेज़ कहीं इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा है। जहाँ पे ये आपको दिखाएगा एट इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनाइट पे, यानी बहुत दूर अनंत पे रखा है। अनंत पे क्या ही होगा? अनंत पे होगा सूरज। हम यहाँ पे एट इन्फिनिटी मोस्टली सन का केस लेते हैं। सन से बहुत सारी रेज़ आएंगी पैरेलल। जैसे ही आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे मारोगे और देन वो रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको उसके बीच में एक नॉर्मल ज़रूर बना देना है। नॉर्मली आपको हर रे पे नहीं बनाना है, आप एक रे पे भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। आपको ये मैं एनसीईआरटी से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा वेरीफाई हो कि आप अपने सामने बुक लेके ज़रूर बैठें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो मेरी अगर आप देखना, तो कोई भी प्लेन सरफेस होता है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वहाँ पे लाइट एक बार इंसिडेंट होती है, देन रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं तो जाएगी। और उसके एकदम मिड पे हमें एक डॉटेड लाइन बनानी होती है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको पहली वीडियो में ही बता दी थी। और उससे अगली वीडियो में भी मैंने आपको एक वो वीडियो का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी कि एक मिरर के अंदर पोल नाम का एक मिडल पॉइंट होता है। ये आप मिरर देखो, इसका ये जो मिडल पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पी, इसको हम पोल बोलते हैं। बाकी आप अलग अलग नाम रख सकते हो। मैंने आपको एक इमेजिनरी लाइन बताई थी जो बीच में होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जब भी हम कोई भी ये जो आप देख रहे हो ना पैरेलल रेज, ये अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाते हो, ये हमेशा कहाँ से गुजरेंगी? ये फोकस से गुजरती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फोकस। ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लेंथ होती है इसको आप बोलते हैं रेडियस। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक छोटा सा नोट है, क्या कहते हैं इसको, R = 2F। मतलब क्या है इसका? आप एक चीज़ जानते हो कि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है, और अगर हम रेडियस का डबल करते हैं तो वो डायामीटर बन जाता है। यानी एक सर्कल है, एक सर्कल में रेडियाई होता है। अगर आप उस रेडियाई को पूरा बना दो, 1-2 रेडियाई मिला दो, तो एक डायमीटर बनता है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होंगी। वैसे ही जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी 2 × F। यानी जितनी फोकल लेंथ होगी उसकी, उसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वहाँ पे उसकी रेडियस पता चल जाएगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के लिए। ओके, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने बात की। अगर कुछ रहेगा, कोई भी चीज़ ऐसी बच जाएगी, तो हम उसको ज़रूर स्टडी करेंगे। नाउ वी शैल कम बैक टू आवर पॉइंट।
मैं आपको गाइज़ आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम लाने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पे मिरर अवेलेबल हुआ तो मैं कॉनकेव मिरर पे आपको ये पेपर वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके दिखाऊंगा। इसको मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, आप इसको रियल लाइफ में कैसे रियल लाइफ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को आप क्या करिए, एक आपको लेना है कॉनकेव मिरर, ठीक है, आपको लेना है कॉनकेव मिरर। उसके सामने आपको एक पेज रख देना है, मतलब उसके आसपास हवा में ही उसके सामने आपको एक पेज रख देना है। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपना कॉनकेव मिरर सन के सामने एकदम फ्रंट ऑफ द सन आपको रखना है। यहाँ पे आप देखिए फ्रंट ऑफ द सन आपको रखना है, और उस जो शीट ऑफ पेपर होगा जो उसको आपको मिरर के आस एकदम सामने से कभी आगे पीछे करते रहना है, आगे पीछे जब तक करते रहना है जब तक आपको उस पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट, एकदम गहरा ब्राइट स्पॉट ना दिखे। वो ब्राइट स्पॉट कहाँ होगा दोस्तों, उस ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर तक जब आप उस ब्राइट स्पॉट पे रख दोगे तो आपको आपने मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने उसके फोकस पे पेपर को रख दिया है, और थोड़ी ही देर में वो पेपर जल के राख हो जाएगा, जो कि आपको इस पूरी एनसीईआरटी की इस लाइन को मैंने एक बार में कवर करवाया। देखिए ये पूरी लाइन को इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपको पता होनी चाहिए। जो सनलाइट है वो इग्नाइट्स द पेपर, वो पेपर को इग्नाइट करेगी, और वो जो जहाँ पे वो एकदम ब्राइट स्पॉट होगा वो थोड़ी देर में जल के राख हो जाएगा। ओके डन। नाउ वी शुड कम बैक टू अवर न्यू टॉपिक, जो कि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड पेपर में पूछे जाने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट रेयर चांसेस होते हैं कि इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चे नहीं जवाब दे पाते। इस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लो मेरी तरफ से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम आगे बात करेंगे, यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है, आपने अपने घरों में प्लेन मिरर देखा होगा, आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, आपकी इमेज कहाँ बनती है, जैसे आप यू इमेजिन यू एज अ ऑब्जेक्ट, आप खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करो, आपकी इमेज प्लेन मिरर के बिहाइंड बनेगी। तो जो बिहाइंड का मतलब है आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है, आभासी बन रही है, और एकदम इरेक्ट बनती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वर्चुअल का मतलब क्या होता है। वर्चुअल मतलब होगा आभासी, आपकी इमेज आभासी बन रही है, इरेक्ट मतलब एकदम सीधी बन रही है। ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपने देखा होगा, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। आपको हमें अब ये पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर इमेज कैसी बनती है, मतलब उसका नेचर कैसा होता है, उसकी पोजीशन कैसी होती है, और उसका साइज़ कैसा होता है। ठीक है, नेचर मतलब आपको ये देखना है कि वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। पोजीशन आपको ये देखनी है वो कहाँ बनेगी, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बनेगी, अगर हमने फोकस पे रखा तो कहाँ बनेगी। ये चीज़ें भी आपको आइडिया होना चाहिए, और साइज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि कितनी बड़ी कितनी छोटी। आप कैसे यहाँ पे बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेजेस बनती हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। चलिए मैं आपको अब आगे इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर कैसा होगा, कैसी इमेज बनती है, रियल कैसी बनती है, वर्चुअल कैसे बनती है, एनलार्ज कैसे बनती है, डिमिनिश और एनलार्ज के बीच में फ़र्क ये होता है कि डिमिनिश होती है काफ़ी पॉइंट साइज़, या फिर आप ये समझो काफ़ी छोटी, ठीक है, और जो आपका एनलार्ज होता है वो आपके साइज़ से काफ़ी बड़ी। ठीक है, दैट्स ट्रू। ओके, ट्रूवेंट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, तो देखते रहिए। अब आपको यहाँ पे मैं अगर आगे लेके चलूँ, चलिए थोड़ा आगे आते हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कथा है ये एक, जो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगी। यू विल सी इन अबव एक्टिविटी नेचर पोजीशन। हाँ, ये भी ध्यान रखिए, जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आपको पढ़नी ज़रूर है। हमारे पढ़ने से उसको काफ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं आपको, आपके डाउट्स पे काम कर रहे हैं। ओके, सो आप एक्टिविटी ज़रूर पढ़िएगा। इफ़ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, ओके, आई विल बी आंसर इट।
you will be seeing above activity that the nature, position and size of image formed by a concave mirror, it depends on the position of object. ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, पोल फोकस सेंटर के हिसाब से कैसे रखा है। इमेज देखिए ज़्यादातर केसेस में, अब मैं आपको बताऊं, कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर इमेज रियल बनती है, यानी मिरर के आगे बनती है। अगर ये मिरर है तो आपने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहीं भी, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यानी आगे और पीछे कहीं भी बन सकती है। लेकिन जो कनकेव मिरर होते हैं उनमें बहुत कम चांसेस होता है कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बने। ये बहुत पॉसिबल ही नहीं है यार, इट इज़ वेरी लेस चांस। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल फॉर सम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट फाउंड टू बी वर्चुअल फॉर सर्टेन अदर पोजिशन। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उस हिसाब से भी इमेज बनती है। आपको मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो जैसे ये मिरर है, मिरर कोई भी मिरर के आप बहुत पास आते हो ना तो आपको उतनी ही बड़ी इमेज आपकी मिलेगी, और आप जितना दूर रहते हो उतनी ही छोटी इमेज मिलती है आपको। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का कि हम इमेज को कैसे बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे 5 केसेस दिए हैं कॉनकेव मिरर के। चलिए इन 5 केसेस को स्टडी करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन, साइज़ इमेज का, ये बात हो रही है यहाँ पे कॉनकेव मिरर की, ध्यान रखना। अभी हम कॉन्वेक्स मिरर पे नहीं आए हैं, अभी हम कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी बहुत लोग सोचते हैं इन्फिनिटी मतलब क्या है। इन्फिनिटी मतलब मान लो सन से जितनी भी रेज़ आ रही हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सन की रेज़ आती हैं तो ऑब्जेक्ट, अगर सन है मान लो, हमेशा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। और इमेज का साइज़ काफ़ी छोटा, हाईली डिमिनिश, एक होता है डिमिनिश, एक होता है हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मतलब एकदम पॉइंट साइज़, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पेपर शीट लोगे और कॉनकेव मिरर के सामने रखोगे तो एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, दैट विल बी वेरी शार्प एंड वेरी हाईली डिमिनिश लाइक पॉइंट साइज़। आपको ऐसा नहीं बहुत बड़ी इमेज दिखेगी, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दूर से रेज़ आ रही हैं और सारी जगह कंसंट्रेट हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस ऑफ द मिरर पे। ठीक है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। नाउ अगर आप सी पे रखते हो, यानी अगर आप सी से पीछे रखते हैं, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस मिरर के, उससे ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला केस हमने पढ़ लिया जहां हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे इमेज बनती है, और ये भी याद रखिएगा रियल और इन्वर्टेड बनती है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, अगर आप सी से पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सोचिए दोस्तों। जी बिल्कुल सही बात है, ये इमेज बनती है फोकस और सेंटर में। अभी आने वाले टाइम में आपको, यानी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा इनकी रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग कि इमेज आखिर बन कैसे रही है, कहाँ फोकस और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो अगर आप सेंटर से पीछे रखते हो तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, पता होना चाहिए ये चीज़, और काफ़ी छोटी बनेगी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं, मतलब एक साइज़ होगा उसका कुछ, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो हम इन 4 केसेस में तो रियल और इन्वर्टेड की बात करेंगे। अगर आप सेंटर पे रखते हो तो ध्यान रखना, ये एक रट लो, क्या बताऊँ, रटना ही पड़ेगा इस चीज़ को। अगर आप सेंटर पे रखते हो तो इमेज सेंटर पे ही बनेगी और सेम साइज़ होगा जितना ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज भी इतनी ही बड़ी आपको दिखेगी, लेकिन उल्टी दिखेगी। रियल तो दिखेगी बट उल्टी दिखेगी, और सेम साइज़ होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी अगर आपने सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया तो सी से पीछे इमेज बनेगी, सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे इमेज बनेगी और काफ़ी बड़ी बनेगी, एनलार्ज, बट इट विल ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। रिमेंबर इट। ओके, ध्यान से, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आगे आ जाओ। एक ध्यान चीज़ आपको और रखनी है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रखा है तो इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो वहाँ से जब भी कोई भी रे आती जाती है, जैसे मान लो यहाँ फोकस पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, ये रखा, यहाँ से मैंने एक रे मारी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो पैरेलल जाती है और पैरेलल जाके इन्फिनिटी पे मीट आउट करती है। यही रीज़न है कि फोकस पे रखते ही ऑब्जेक्ट की हर इमेज इन्फिनिटी यानी बहुत दूर बनती है और उसका कोई साइज़ नहीं होता, और उसका कोई साइज़ नहीं हो सकता। ना आप उसको ये बता सकते हो, ना आप उसका साइज़ बता सकते हो, ना आपका नेचर बता सकते हो, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है,
और याद रखना यहाँ पे एक पांचवा केस आता है जिसके अंदर इमेज का नेचर बदल जाता है जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो। अब ये फोकस और पोल का केस क्या है, चलिए आगे बात करेंगे। और बिहाइंड द मिरर क्यों बन रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी बड़ी बनेगी, 2 केस याद कर लेना, एनलार्ज बनती है, ठीक है। नाउ वी शुड गो टू आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रे डायग्राम्स। आ जाओ आ जाओ। दोस्तों इससे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे ये रूल्स काफ़ी काम आएंगे। आपको पहला ही याद रखना है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपने एक रे मारी पैरेलल, ये देखिए पैरेलल मतलब होता है समांतर, जो मिल ना रही हों उनको हम ये बोलते हैं पैरेलल। दीज टू रे आर नॉट मीट। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये पॉइंट आपको पढ़ना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, अपने एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जितनी भी जो पैरेलल रेज होंगी, जैसे ये एक पैरेलल रे आई तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के सीधा बाद वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर यानी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये डाइवर्ज होती है, फोकस पे जाके डाइवर्ज होती है। यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मतलब फैलना, लाइट यहाँ पे देखो फैलेगी और फोकस पे जाके मीट करेगी, और कॉनकेव मिरर में जाके सीधा कन्वर्ज होगी फोकस पे। राइट, पहला रूल याद हो गया। आइए दूसरे रूल पे आते हैं। ये है आपका दूसरा रूल, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है अगर कोई भी रे फोकस के साथ गुजर रही है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, फोकस के द्वारा गुजरती है कोई भी रे, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए एकदम वही केस है, बस उसका उल्टा, पहले वाले का उल्टा कर दीजिए। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यही चीज़ उल्टी हो जाती है, बस कोई और बात नहीं रहती, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आ जाइए आगे आ जाइए। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कोई भी रे अगर आप सेंटर से गुजारते हो तो वो वापस यानी रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ जाती है, यानी रिफ्लेक्शन हुआ, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन होते ही वो वापस आ जाएगी। यहाँ पे देखना ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके सारा जितना भी इसका पार्ट है वो इस तरफ होगा, फोकस, सेंटर, रेडियस। हमने यहाँ पे एक रे मारी और ये गई कहाँ, आपके सेंटर से, और वापस कहाँ आ गई, सेंटर पे ही। देखो कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। देखो इन सब में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, ये सब तो देखो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको समझना है कि अगर मैं कहाँ से रे भेजता हूँ तो कहाँ पे जाएगी। लर्निंग परफॉर्मेंस आपकी मैं ज़रूर देखूँगा, कुछ टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ इसी चैप्टर के ऊपर। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसमें हम रे डायग्राम्स को प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं, बट आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये सब थ्योरेटिकल है, तो इनको थ्योरी वाइज पढ़ना है आपको। ओके, नेक्स्ट और लास्ट रूल है आपका। अब ये रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाऊंगा, देखना ध्यान से। आप यहाँ पे ध्यान दो कि रे ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप अगर ऑब्लिक्वली यानी ऐसे रे भेजते हो और पोल पे जाके वो इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट ऐसे बैक करके चली जाएगी। आप हमेशा याद रखो कि ये इसमें इस केस में नॉर्मल क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इस केस में नॉर्मल आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वली सपोज करना पड़ेगा। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, यही है रिफ्लेक्शन की कहानी में, आपको यही पढ़ना है, आपको इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ओके लेट, तो मेरे भाई मेरे यार, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जब इतनी देर से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारा सार आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कंसेप्ट आखिर है क्या, इन रे डायग्राम से सीख जाओगे यार। चलो आ जाओ, ये है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। अभी तक हमने एक टेबल पढ़ी थी, एक छोटी सी टेबल, उसमें आपको सारी डेटा मैंने बताया, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ इमेज बनेगी। ये टेबल आपको करनी है याद। मैं कोशिश करूँगा ये टेबल आपको एक ट्रिक से याद करवाने की, लेकिन हम
कॉन्सेप्ट पे भी ज़रूर फोकस करेंगे। आइए दोस्तों, ये है आपका पहला केस जिसको हमने पढ़ा था। इसमें क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी मैंने आपको बार बार बताया है, इन्फिनिटी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस नहीं है कि आप बहुत दूर जाके रख दो तो उसको आप इन्फिनिटी कह दोगे। यहाँ पे इन्फिनिटी आप सन को कंसिडर करते हो कि जो रेज़ हैं वो सन से आ रही हैं। उस केस में इमेज कहाँ होती है, आप जैसे आपको एक रे यहाँ पे डायरेक्टली इस पॉइंट पे मारनी है, एक रे आपको डायरेक्टली इधर मारनी है और एक रे डायरेक्टली आपको इधर मारनी है। मैंने यहाँ पे 3 रेज़ को इंसिडेंट किया है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर पे। ध्यान रखना, कितनी रेज़, 3 रेज़। हर बार आपको 3 नहीं करनी, इसमें आपको 3 करनी है लेकिन। और यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होके ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके किससे गुजरी है, फोकस से। तो अभी तो आपने पढ़ा था, पहला रूल क्या था, अगर जो भी रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। रिमेंबर इट, ओके। और अगर कोई रे आपने एकदम सीधी भेजी है तो वापसी आ जाएगी सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस रे डायग्राम को, ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। इस रे डायग्राम के हिसाब से जो इमेज बन रही है वो आपकी फोकस पे बन रही है और काफ़ी छोटी बनेगी। मैंने आपको अभी सिखाया था हाईली डिमिनिश और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। अब ये जो दूसरा केस है, इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। रे डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है। ये देखिए मैंने पीछे रखा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे आपको हर रे डायग्राम में ये याद रखना है कि आपको एक रे सीधी यहाँ मारनी है, मैंने मारी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ फोकस से गुजरेगी, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये फोकस से ही गुजरेगी। एंड आपको एक रे मारनी है यहाँ से सेंटर से, और ये फिर से सेंटर से वापस आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ओके। और एक लास्ट रे आपको जो मारनी पड़ेगी वो आपको कहाँ से लेके जानी है, यहाँ से। देखिए हमने एक रे मैं यहाँ से लेके गया सेंटर से वापस आ गई, एक रे मैं यहाँ से लेके गया सेंटर से वापस आ गई। यहाँ पे भी मैंने 3 रे लेके आया। यहाँ से मेरे को फल रिजल्ट्स क्या मिले, देखो रिजल्ट्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे रिजल्ट्स क्या है, आप एक रे सीधे मारी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से गुजरी। आपने एक सेंटर से मारी, वापस आ गई, सेंटर से ही निकल गई। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है यहीं पे आपकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनेगी इन्वर्ट, रियल और छोटी, डिमिनिश ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी। और आपको दिखाना कैसे है इसको, B' A' है, नाम बदल लेना है, नाम बदल सकते हो यार, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको दूसरा रे डायग्राम क्लियर हुआ। ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आप एट इन्फिनिटी रखोगे तो फोकस पे बनेगी। अगर आप इसको मैं यहाँ पे आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। अगर आप बियॉन्ड C रखोगे तो ये सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी ना। आगे आ जाइए दोस्तों, अब हम तीसरे रे डायग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो तीसरा रे डायग्राम है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को सीधा एट C पे रख दिया है। तो इमेज कहाँ बनेगी, मैंने आपको बताया था सेंटर पे ही। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, अच्छा इसका रीज़न किसी को पता है क्या, कमेंट ज़रूर करना इसका रीज़न, कि मैंने अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो सेंटर पे ही क्यों इमेज बन रही है, कहीं और क्यों नहीं बन रही। और अगर बन भी रही है, चलो ठीक है सेंटर पे बनी, तो जितना उसका साइज़ है सेम साइज़ इमेज का भी है, कुछ तो फ़र्क दिखना चाहिए यार। चलो इसके बारे में हम स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मैंने एक सीधी रे मारी जो कि फोकस से निकलती है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको मोस्ट प्रोबेबल पैरेलल रेज आपको मारनी पड़ेंगी, क्योंकि यही हमारे रे डायग्राम का सत्य है। और एक रे मैंने यहाँ से फोकस से अगर मैंने गुजारी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। तो आप यहाँ देखोगे ये दोनों रे यहाँ पे मीट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इमेज बना दी। और केस वही है, कुछ बदलाव नहीं है। चीज़ वही है कि इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है और रियल बनी है, और यहाँ पे साइज़ जो है ऑब्जेक्ट का उतना ही है। तो मैं आपको नेचर वगैरह और पोजीशन वगैरह के बारे में भी ये 1 बाय 1 बताता जा रहा हूँ।
दोस्तों वैसे ये सारे रे डायग्राम आपको याद करने पड़ेंगे और इनको याद करने का एक ही तरीका है, आप इनको बना बना के देखिए। मैं इनको इसलिए आपको बना के नहीं दिखा रहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको इससे थकना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है। कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। तो कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है अपना। आइए तब तक हम चौथे रे डायग्राम पे आते हैं। चौथा रे डायग्राम क्या कहता है, अब ध्यान देना, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ रख दिया? सेंटर और फोकस के बीच में। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। अब इमेज कहाँ बननी चाहिए? आपके हिसाब से इमेज तो बननी चाहिए बियॉन्ड सी, बट कैसे बनाओगे? आपको सबसे पहले एक रे मारनी है सीधी। कहाँ मारनी है? सीधा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अगर ये इससे पैरेलल है तो फोकस से निकल जाएगी, जैसा कि आपको इस फ़ोटो में, इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये फोकस से निकल गई। एक दूसरी रे, अब आप कहाँ रे मार सकते हो? पोल पे नहीं मार सकते, इम्पॉसिबल है। आपकी जो रे अब अगली जाएगी वो आप सीधा सेंटर से गुजार दो, तो आप देखोगे कि पीछे जाके कहीं मीट कर रही है, और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तो ये रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि सेंटर फोकस पे हम जब सेंटर फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो आपकी है वो बियॉन्ड सी बनती है। मैं आपको छोटा लिख देता हूँ, बियॉन्ड सी, ओके। अब एक जो पांचवा केस है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो आप एक रे यहाँ मारो सीधी, जो सेंटर से गुजर जाएगी, और डॉटेड आपको कर देना है, क्योंकि ये बहुत दूर जाके इमेज बननी है। और आप यहाँ से एक पैरेलल रे भेजोगे जो कि फोकस से गुजर जाएगी, और ये भी दूर जाके कहीं, और ये दो रे कहीं मीट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आप इसकी इमेज का कोई भी लोकेशन नहीं बता सकते। यू कांट टेल मी, ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बता सकता यार, ठीक है। एक पांचवा और एक आखिरी रे डायग्राम जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पांचों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ क्या हो रहा है आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप काफ़ी मिरर के पास रहते हो ना, जितना मिरर के करीब रहोगे उतनी इमेज आपकी बड़ी बनती है। यही रीज़न है कि हमने जब अपने फोकस और अपने पोल, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। वैसे आप सोचते होगे ना, ये सारे रे डायग्राम वैसे बनाए किसने हैं? ये सब हमारे साइंटिस्ट का खेल है कि वो एक बार ऐसा मतलब चेक हो रहा था कि भाई जितने भी मिरर्स है, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम अलग अलग लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसी इमेज बनेगी, ये देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आइए तो इस कॉनकेव मिरर के एक आखिरी रे डायग्राम को पढ़ते हुए इस वीडियो को तो एंड नहीं करेंगे हम, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम पढ़ के फिर इस वीडियो का आज एंड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइन कन्वेंशन के साथ मिरर फार्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स 110% करवा के रहूँगा, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस रे डायग्राम को। देखिएगा, आपने रखा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है यार, रख दिया, कोई बात नहीं, रख दिया यार, रख दिया। आ जाओ। अब यहाँ से जैसे ही आपने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, आपको एक रे, आपने मान लो, चलो ठीक है, आपने एक रे सेंटर से भेज दी, सेंटर पे, या मतलब यहाँ पे आपने मारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। जानी तो ये चाहिए थी सेंटर से, गई है, ठीक है। इस रे को जब भी ऐसे केसेस आए, आपको ऐसे केसेस में किसी भी रे को ना पीछे मीट कराना है, क्योंकि देखो यहाँ कहीं मीट नहीं हो रही। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जब तक नहीं बनती जब तक वो दो जो रेज़ हैं वो जाके कहीं पे मीट ना करें। अब आपको यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने एक रे यहाँ पे मारी पोल के ऊपर, जो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली गई, और एक आपने यहाँ से मारी रे तो ये सेंटर से वापस चली गई। और आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों ही रे कहीं पे मीट नहीं कर रही, और जब तक ये मीट नहीं करेंगी, देखिए यहाँ पे इस वाले में कोई दोनों रे मीट नहीं कर रही, तो हमने बताया कि भाई इमेज को हम नहीं बता सकते, उसका नेचर, उसका साइज़ हम नहीं बता सकते ना।
यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। हम कैसे बताएंगे? ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि जैसे ये 2 रेज़ हैं, तो इसको आप पीछे मिलाओ, पीछे कहीं लेके जाओ डॉट डॉट, और सेम इसको भी आप पीछे 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 मिलाते जाओ। आप देखोगे ये कहीं जाके मीट करेंगी। और हम इसलिए इस केसेस में ऐसा कहते हैं, ये जो छठा केस है, जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज मिरर से पीछे बनती हुई दिखती है, ऐसा इमेजिन होता है। और हम इस केस में बोलते हैं VND। मतलब क्या है इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हमेशा याद रखो इन रे डायग्राम्स में कि आपको 2 रेज़ हैं, 2 रे हैं ना, तो उनको मिलाना ज़रूरी है। अगर वो रिफ्लेक्ट होके मिल नहीं रही तो आपका इमेज फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है गाइस, अब आपके टॉपिक को हम और आगे बढ़ाते हुए एक नेसेसरी टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कॉनकेव मिरर का यूज़। अच्छा, कॉनकेव मिरर के बारे में इतनी पढ़ाई कर ली। कॉनकेव मिरर्स के अंदर या फिर स्फेरिकल मिरर्स के अंदर आपके फोकस, पोल, सेंटर वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका यूजेस कहाँ है भाई? क्या हम मजाक में पढ़ रहे हैं? क्या ऐसी मज़ा आ रहा है हमें? इसका यूज़ आपको बताते हैं। ये यूज़ होता है आपके टॉर्चेज़ में। टॉर्च में कैसे यार? टॉर्च में कैसे यूज़ होता है? मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि टॉर्च में कॉनकेव मिरर कैसे अपना एप्लीकेशन शो करते हैं। ठीक है, सर्च लाइट, जितनी भी सर्च लाइट्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें ना टॉर्च वगैरह इन सब का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हमें एनलार्ज इमेज देखनी होती है, जो कि कॉनकेव मिरर्स प्रोड्यूस करते हैं व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, जिससे हमें एक पैरेलल बीम मिलती है, जो कि हमें रोड पे सभी चीज़ें देखने में आसानी होती है। और आपके शेविंग मिरर में भी ये यूज़ होती हैं, ताकि आप अपने मुंह को बड़ा देख सको और अच्छे से आप शेविंग कर सको। और ये डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, कैसे काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं या फिर कोई चीज़ ऐसी फंसी होती है जो हम देख ना पाएँ, तो वहाँ पे मिरर्स का यूज किए जाते हैं। और कॉनकेव मिरर का सबसे बड़ा यूज़ है सनलाइट, कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। जितने भी सोलर फर्नेसेस होते हैं उनमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर्स का यूज़। ये एक मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ किया जाता है। अब अगर आपको ये पॉइंट ही ना पता हो तो आप पेपर में कुछ लिख ना पाओ। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको इन टॉपिक्स पे जितना और अच्छा हो सके कंटेंट प्रोवाइड करूं। क्योंकि ये चैप्टर ही इतना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।